हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं रूपम सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ ध्यानम ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा ज्योग्राफी का जो अगला लेक्चर है, जिस लेक्चर में हम लोग आज स्टडी करेंगे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में, चूंकि हमारा जो चैप्टर अभी प्रोग्रेस में है वो संसाधन को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले कुछ लेक्चर में संसाधन के कुछ रूप को हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे मिट्टी के बारे में पढ़े हैं, जल के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, उसी क्रम में आज हमारा जो अगला संसाधन है वह संसाधन का क्या नाम है। तो पहला वन्य, दूसरा वन्य प्राणी। वन्य में रहने वाला प्राणी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वन्य प्राणी कहते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और आप लोगों से अनुरोध है, आप सभी अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है बच्चों, चलते हैं, क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो पहला जो पॉइंट है वह आप लोगों को समझना है, वन्य एवं वन्य प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हमसफर हैं। वन्य और वन्य प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हमसफर हैं। यानी बिना इसके मानव जीवन की कल्पना करना जो है मुश्किल है। यानी मानव जीवन की कल्पना वन्य और वन्य प्राणी के बिना करना क्या है, असंभव है। ठीक है, और अगला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। यानी वन जो है हमारे पृथ्वी के लिए जो है सुरक्षा का कार्य करता है। ठीक है, इन सभी के बारे में मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार से यह सुरक्षा कवच का कार्य करता है। आगे सभी जीव, दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सभी का जो खाद्य ऊर्जा का यानी फूड एनर्जी का जो प्रारंभिक स्रोत है वह याद रखिएगा बच्चों, वह वनस्पति ही है। यानी सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का जो प्रारंभिक स्रोत है, इट मीन्स इनिशियल सोर्स, ठीक है, वह क्या है, वनस्पति है। भारत में वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी हमारे भारत के अंतर्गत वन, याद रखिएगा बच्चों, वन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, रिसोर्स है। यानी हम इसको सिर्फ संसाधन के रूप में नहीं लेंगे, ये जो है ना, जो वन है वह समझिए हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूं। आगे देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है वन। वन क्या है, यहाँ से हो सकता है आपसे आपके एग्जाम में पूछ ले, वन से आप क्या समझते हैं, वन के ऊपर टिप्पणी लिखे, वन क्या है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न जो है पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, भू का मतलब पृथ्वी, ठीक है बच्चों, भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं। आच्छादित का मतलब होता है घिरा होना, ढका होना। ठीक है बच्चों, जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा क्या हो, ढका हो, आच्छादित हो, वे वन कहलाते हैं। ठीक है, वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं, जो वन स्वतः स्वयं विकसित होता है, स्वयं स्वयं जो है बढ़ता है, उसे हम लोग प्राकृतिक वन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग प्राकृतिक वन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जो प्राकृतिक वन किसे कहते हैं, तो याद रखना है आप सभी को, वह वन जो स्वतः विकसित होता है उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। ठीक है, और जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं, यानी जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं वह मानव निर्मित वन, जिसको वानिकी भी कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, जो वन मानव द्वारा विकसित होते हैं उसे मानव निर्मित या वानिकी भी कहते हैं। ठीक है, तो जो स्वतः विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन कहते हैं, जो मानव द्वारा विकसित होते हैं उसे हम लोग मानव निर्मित या वानिकी वन कहते हैं। ठीक है,
वन जैव विविधताओं का आवास होता है। वन जो है वह जैव विविधताओं का क्या होता है बच्चों? आवास होता है, घर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, वितरण का मतलब बंटना, डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी वन के बारे में समझेंगे, वन्य जीव जो है उसके संसाधन के प्रकार के बारे में समझेंगे और उसके वितरण के बारे में समझेंगे। सबसे पहला वन के विस्तार को समझते हैं। वन जो है याद रखिएगा, वन विस्तार के नजरिए से भारत जो है याद रखिएगा विश्व का 10वां देश है। वन विस्तार के नजरिए से याद रखिएगा, वन विस्तार के नजरिए से भारत जो है, यह पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, कितने नंबर पे आता है बच्चों? तो 10वें नंबर पे। भारत विश्व का 10वां जो है देश माना जाता है वन विस्तार के नजरिए से। यहाँ करीब जो है याद रखना है बच्चों, लगभग 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जा सकता है, भारत में वन का विस्तार कितना है? तो याद रखिएगा 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। और सबसे पहले हम लोग रूस के बारे में समझते हैं, क्योंकि रूस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। अब रूस के बारे में थोड़ा सा पहले, इसमें कितना हेक्टेयर भूमि आता है वन क्षेत्र में? तो रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो विश्व में प्रथम है। इसलिए रूस के बारे में मैंने अभी जस्ट आप लोगों से बात किया, जो रूस को इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि रूस जो है वन विस्तार के नजरिए से जो है विश्व में पहला नंबर पे आता है, जिसमें जो है 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है। कितना बच्चों? 809 करोड़ हेक्टेयर पर वन क्षेत्र है। ठीक है, और जो कि विश्व में प्रथम है, ये बात ध्यान में रखिएगा। वन विस्तार के नजरिए से विश्व में प्रथम देश जो है कौन सा आता है? तो याद रखिएगा रूस, और 10वें नंबर पर भारत। ठीक है, और साथ ही ब्राजील में याद रखिए कितना है? तो 478 करोड़ हेक्टेयर। ब्राजील में कितना है बच्चों? तो 478 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर वन है। कनाडा में 310 हेक्टेयर पे। संयुक्त राज्य अमेरिका में 303 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। और चीन अपना जो पड़ोसी देश है उस पे 197 करोड़ हेक्टेयर पर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में 164 करोड़ हेक्टेयर पर, और कांगो में 134 करोड़ हेक्टेयर पर जो है वन का विस्तार है, और इंडोनेशिया में 88 करोड़ हेक्टेयर पर जो है, और पेरू में 59 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है वन का विस्तार है। तो आप इनको भी ध्यान में रखना है, लेकिन आपको मूलतः जो है भारत का याद रखना है। भारत वन विस्तार के नजरिए से 10वें नंबर पर आता है, जिसमें कितना वन क्षेत्र है बच्चों? 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। और सर्वप्रथम रूस आता है, जिसमें 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र का विस्तार है। इसमें 2 पॉइंट आप लोगों को इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे FAO का पूर्ण रूप आप लिखें, यानी जिसको आप लोग फुल फॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है मे बी एग्जाम में चांस क्वेश्चन बनने का मौका मिल जाए, जो FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रहेगा बच्चों कि वानकी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, वर्ष 1948 में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर पर जो है याद रखिएगा वन क्षेत्र था। कितना? 4 अरब, 4 अरब जो है हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था। याद रखिएगा विश्व में, मैं ऑल ओवर सभी देशों को जो है एक साथ मिलाकर मैं बता रहा हूँ। 1948 के रिपोर्ट के अनुसार जो है आप लोगों को याद रखना है, विश्व में 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है वन का विस्तार था। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा 1963 में घटकर 3.8 अरब हेक्टेयर हो गया, और 1990 में 3.4। लगातार जो है यह डिक्रीज हो रहा है। वन क्षेत्र का जो विस्तार है वो ध्यान से देखिएगा, लगातार क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, वन क्षेत्र बच गया है। ठीक है,
और किंतु 2005 में इसमें कुछ सुधार आया और इस स्थिति में लगभग 1948 के समान हो गई, अर्थात कुल वन क्षेत्र जो है 3.952 अरब हेक्टेयर हो गया। यानी थोड़ा सा 2005 में जाकर के जो है इसमें सुधार आया और जो है 1948 के लगभग में जितना वन था उतना के करीब में आ गया, करीब में, पूर्णतः नहीं। ठीक है, और यह विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% है। और यह जो है विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है बच्चों? हो सकता है पूछ ले आपके एग्जाम में 30%। भारत में 2001 में 19.27, भारत की मैं बात कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। भारत में 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैला हुआ था। यानी अगर आपसे पूछ दे 2001 में भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का विस्तार था, तो बच्चों 19.27 जो है याद रखना है आपको, कितना? 19.27% क्षेत्र पर जो है वन का विस्तार था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा 10वीं रिपोर्ट 2005 के अनुसार, कितना? 10वीं रिपोर्ट 2005 के अनुसार देश में कुल 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है। यानी याद रखना है 10वीं रिपोर्ट 2005 के अनुसार 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.60% है। 20.60% है, याद रखना है ये सभी। 10वीं रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कितने हेक्टेयर पर वन क्षेत्र था? तो 67.71 करोड़, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत था बच्चों? ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। तो 20.60% के करीब में था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट आपको समझना है, भारत में वन का विस्तार जो है एक समान नहीं है। यानी सभी राज्यों में अलग अलग, किसी राज्य में अधिक वन है तो किसी राज्य में कम वन है। ठीक है बच्चों, तो भारत में वन का विस्तार एक समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पूर्वोत्तर राज्य जो पूरब में और उत्तर, पूर्वोत्तर का मतलब पूरब उत्तर में जो राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से काफी समृद्ध है। यानी सबसे अधिक वन का विस्तार अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है बच्चों, तो वन का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, किंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे आगे है। लेकिन इससे भी अधिक कहां पे वन का विस्तार है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे आगे है, जहां 90.3% भौगोलिक क्षेत्र में वन जो है विकसित है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिएगा बच्चों, 90.3 जो है प्रतिशत जो है वन क्षेत्र का विस्तार है। और सबसे अधिक राज्यों में पूछा जाए बच्चों, तो वो याद रखना है आप सभी को, जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का जो है विस्तार है। क्लियर है? कोई अगर आपको परेशानी है तो आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। वृक्ष के घनत्व के आधार पर डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जो वृक्ष के घनत्व के आधार पर वनों को जो है 5 वर्गों में रखा जा सकता है। वृक्ष के घनत्व के अनुसार वनों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है बच्चों? तो 5 वर्गों में जो है इसको रखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, वर्गों में इसको रखा जा सकता है। पहला, अत्यंत सघन वन। क्या? अत्यंत सघन वन। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व कितना? तो 70% से अधिक। यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र में अगर वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक है तो वह अत्यंत सघन वन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, सघन वन। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व अगर 40 से 70% के बीच हो, 40 से 70% के बीच हो, तो ये वो याद रखना है आप सभी को, सघन वन के अंतर्गत आता है। अगला है खुले वन। अगर खुले वन की मैं बात करूं तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षों का घनत्व कितना होना चाहिए? 10 से 40%। कितना? 10 से 40% होना चाहिए।
झाड़ियां की मैं बात करूं, झाड़ियां या एवं अन्य वन, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 10% से कम चाहिए इसमें। तो 4 बिंदु आपको याद रखना होगा। अत्यंत सघन वन, जिसमें वन का जो है वृक्षों का घनत्व कितना होना चाहिए, 70% से अधिक होना चाहिए। सघन वन में 40 से 70%, और उसके बाद जो खुले वन है उसमें 10 से 40%, और झाड़ियां में जो है 10% से भी कम चाहिए। अगला है मैंग्रोव वन, जिसको हम लोग तटीय वन भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव वन को क्या कहते हैं, तटीय वन कहते हैं, याद रखिएगा। अब एक एक करके समझेंगे अत्यंत सघन वन क्या होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अत्यंत सघन वन को समझते हैं। भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। पहला ऑब्जेक्टिव यहीं पे पूछ सकता है बच्चों, जो अत्यंत सघन वन का विस्तार भारत में कितना हेक्टेयर भूमि पर है, तो 54.6%, 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है अत्यंत सघन वन का विस्तार है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है, 1.66% है। असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य में इस वर्ग में आते हैं, और इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व 75% से अधिक है। क्लियर है बच्चों। अगला सघन वन, हम लोग अत्यंत सघन वन समझ गए कितना प्रतिशत, तो 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर यह जो है वन फैला हुआ है, और कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है, पहला में अत्यंत सघन वन के अंतर्गत। नेक्स्ट है सघन वन, इसको समझते हैं। इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, यानी जो सघन वन है इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। कितना है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। तो इसके अंतर्गत कितना लाख हेक्टेयर भूमि आता है सघन वन के अंतर्गत, तो 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो याद रखना है 3% है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का जो है विस्तार है। यहाँ वनों का घनत्व जो है 62.99% है। कितना है, 62.99% है, याद रख लीजिएगा, 62.99% है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब अगला है खुले वन। खुले वन की मैं बात करूं, ध्यान समझिएगा बच्चों, तो 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस प्रकार के इस वर्ग के वन का विस्तार है। 2.59 करोड़ हेक्टेयर पर इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा के कुछ जिलों में एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। तो यहाँ असम वाला याद रखें, असम के 16 आदिवासी जिलों में जो है खुले वन का विस्तार है। ठीक है बच्चों, एवं और क्या याद रखना है आप सभी को, असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व जो है 23.89% है। असम के जो आदिवासी जिले हैं उसमें जो है वनों का जो है खुले वन का विस्तार कितना है, 23.89% जो है क्या कहते हैं, खुले वन का विस्तार है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, झाड़ियां एवं अन्य वन। झाड़ियां एवं अन्य वन, मैं इसकी बात करूं, ध्यान से समझिएगा। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं स्लाइड को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से। झाड़ियां एवं अन्य वन, राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, राजस्थान का, चूंकि हम सभी जानते हैं बच्चों, राजस्थान का जो क्षेत्र है वह मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र, एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यानी राजस्थान के झाड़ियां एवं अन्य वन कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है। यानी इन राज्यों में जो वृक्षों का प्रतिशत है वह 10% से भी कम है।
इसलिए यह क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित है। अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में बिहार जो है कौन से वर्ग में से रखा जाता है, यानी कौन से जो हम लोग वन का जो वर्गीकरण किए हैं उस वर्गीकरण के अनुसार बिहार किस वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो झाड़ियां एवं अन्य वन के अंतर्गत बिहार हमारा आता है। ये बात इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है। याद रहेगा बच्चों, इतना पॉइंट आप सभी को याद रखना है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं, क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूं। बिना देरी किए कम समय में आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, इस कारण से कोई भी जो हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसी के ऊपर चर्चा करूंगा जो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे है मैंग्रोव, ठीक है, तटीय वन, जिसको हम लोग तटीय वन भी कहते हैं या मैंग्रोव वन भी कहते हैं। विश्व के तटीय वन क्षेत्र जिसको हम लोग मैंग्रोव्स का मात्र 5% या 4500 किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में है, यानी 5% या 4500 किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में है। तटीय वन यानी जो समुद्र के किनारे जो लगा हुआ वन होता है उसको तटीय वन कहते हैं, ठीक है। जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला हुआ, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदर वन में है, और मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार अगर आपसे एग्जाम पूछ दिया जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जो सुंदर वन में इसका विस्तार सबसे अधिक है। इसके बाद अगर दूसरा नंबर पूछा जाए तो गुजरात है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जो है मैंग्रोव वन का जो है विस्तार है, यानी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो है मैंग्रोव वंश का जो है क्या है, विस्तार है, जिसको हम लोग तटीय वन भी कहते हैं, ठीक है। जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये 12 राज्य और केंद्र शासित मैं प्रदेश का नाम, क्षेत्र का मैं नाम आप लोगों को बता रहा हूँ। गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, केरल, दमन दीव शामिल हैं। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.14%, 0.014% क्षेत्र है, और 4.4 लाख हेक्टेयर में जो है मैंग्रोव्स है, ठीक है, यानी मैंग्रोव्स वन का विस्तार है। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा क्षेत्र है, अर्थात 47.6% क्षेत्र में इसके अंतर्गत आते हैं पश्चिम बंगाल, जो सुंदर वन में जो है शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर आता है इस मामले में, जो तटीय वन के मामले में गुजरात दूसरे स्थान पे, पहला पश्चिम बंगाल, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। यहाँ 21% क्षेत्र में जो है मैंग्रोव्स का विस्तार है, ठीक है बच्चों। और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहां मात्र 14% क्षेत्र में जो है, याद रखिएगा, मैंग्रोव्स जो है फैला हुआ है, मैंग्रोव वन जो है फैला हुआ है, तटीय वन जो है वह फैला हुआ है। क्लियर है बच्चों? अब देखिएगा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं देश के कुल वन आच्छादित क्षेत्रों में 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। यानी देश में जितना भी वन आच्छादित क्षेत्र है, वन फैला हुआ क्षेत्र है, उसमें 25.11% क्षेत्र जो है वह पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। और भारत में 188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र का 60.11% पाया जाता है। यानी 188 जिलों में वन का जो प्रतिशत है वह याद रखिएगा 60.11% जो है क्षेत्र में जो है वन जो है पाया जाता है। देश में वन आच्छादित क्षेत्रों के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। यानी सबसे अधिक किस राज्य में अगर वन है तो आपको मैंने पिछले स्लाइड में बताया था मध्य प्रदेश, जहां देश के कुल वन आच्छादित क्षेत्रों में 11.22% वन है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश आता है हमारा, जिसमें 10.01% जो है, और तीसरे स्थान पे पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा याद रखिएगा छत्तीसगढ़, जिसमें 8.25% है, और उसके बाद चौथे स्थान पर उड़ीसा आता है, और महाराष्ट्र का स्थान 5वां है, और वन जहां पे 7.01% वन क्षेत्र है। तो याद रखिएगा पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, पहले स्थान पे कौन सा क्षेत्र आता है बच्चों? मध्य प्रदेश,
दूसरे स्थान पर कौन सा क्षेत्र आता है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, चौथे स्थान पर उड़ीसा और पांचवा स्थान जो है महाराष्ट्र का है, जहां पे 7.01% क्षेत्र पे वन जो है फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। कहता है, ध्यान से देखिएगा, बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में है। यानी बिहार विभाजन के बाद बिहार में जो वन का विस्तार है बहुत ही कम है, दयनीय स्थिति है। यानी बिहार में ना के बराबर वन जो है पाया जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। क्योंकि अभी जो वर्तमान हमारा बिहार है इसमें अधिकतर भूमि कृषि योग्य है, जिसपे हम लोग जो है कृषि करते हैं, विभिन्न प्रकार की फसलों को क्या करते हैं, उगाते हैं। ठीक है बच्चों, और मात्र जो है याद रखिएगा 6,764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया। यानी बिहार में याद रखिए कितना क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो 67.64, ठीक है सॉरी 6,764.14 हेक्टेयर में जो है वन क्षेत्र बच गया है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 7.1% जो है क्षेत्र है। और आपको याद रखना है बिहार में कितने हेक्टेयर भूमि पर जो है वन का विस्तार है, तो 6,700 जो है 64.14 हेक्टेयर भूमि पर जो है वन का विस्तार है। ठीक है, अब बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। यानी बिहार में 38 जिला हम सभी जानते हैं, जो बिहार में 38 जिले हैं और 17 जिला ऐसा है जिसमें वन जो है ना के बराबर है, वन क्षेत्र ही समाप्त हो गया है। 17 जिला याद रखिएगा आप। और पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों के वन की स्थिति कुछ बेहतर है। यानी पश्चिमी चंपारण, मुंगेर हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, नालंदा हो गया, कैमूर हो गया, औरंगाबाद हो गया, इन क्षेत्रों में जो है वन जो है कुछ स्थिति बेहतर है। ठीक है, आगे देखिएगा, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है 3700 वर्ग किलोमीटर है। इन जिलों में जो है जितना वन हमारा फैला हुआ है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3700 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ। शेष में जो है अवक्रमित जो है याद रखिएगा वन क्षेत्र है, वन के नाम पर मात्र जो है वह झाड़ झुरमुट जो है लगा हुआ है और वहाँ पे वन का अधिक विस्तार नहीं है। कुछ जिलों में वन जो है मिला जुला के जो है बेहतर है, बाद बाकी जिलों में जो है वन का विस्तार ना के बराबर है। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है प्रशासकीय दृष्टि से वन को निम्नांकित वर्गों में रखा गया है। सबसे पहला आरक्षित वन। यानी कि आरक्षित वन क्या होता है, सबसे पहला यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम में, आरक्षित वन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नांकित वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या है समझते हैं, जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, यानी जो वन जलवायु की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होता है उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। ठीक है, जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है उसे क्या कहते हैं, आरक्षित वन कहते हैं। और इसमें ना तो लकड़ियां काटी जा सकती है और ना ही पशुचारण होता है। आरक्षित वन के अंतर्गत आप लकड़ी नहीं काट सकते हैं, आप वहां पे पशु जो है चरा नहीं सकते, यानी पशुचारण वहां पे नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र जो है यानी 54% आरक्षित वन क्षेत्र में घोषित किए गए हैं। याद रखिएगा, हमारे देश में जो है आरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है वह 54% है। 54% याद रखना है। आरक्षित वन किसे कहते हैं, तो जो वन जलवायु की दृष्टि से, याद रखिएगा, जो वन जलवायु की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है उन्हें हम लोग आरक्षित वन कहते हैं। आरक्षित वन के अंतर्गत आप पशुचारण नहीं कर सकते, आप लकड़ी नहीं काट सकते हैं और भारत में 54% जो वन क्षेत्र है वह आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आगे देखिएगा, रक्षित वन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ओके, इस वन क्षेत्र में जो है विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। यानी कुछ इसमें नियम के अकॉर्डिंग आप पशु को चरा सकते हैं, लकड़ी
को जो है काट सकते हैं, सुविधा दी जाती है। वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए जो है इसकी सुरक्षा की जाती है और वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 यानी कि 29% जो है रक्षित वन आते हैं, यानी 29% क्षेत्र में जो है रक्षित वन जो है आता है। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से, अवर्गीकृत जो है क्या वन है। ठीक है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट ये सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, जो स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार के वनों में जो है लकड़ी काटने और पशु को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आप लकड़ी काट सकते हैं, पशु को चरा सकते हैं, इसमें सरकार के द्वारा जो है कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जबकि हम लोग देखे थे फर्स्ट वाला में, आप देखिएगा आरक्षित वन के अंतर्गत आप लकड़ी नहीं काट सकते हैं, आप पशु चारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन रक्षित वन के अंतर्गत कुछ नियम के अकॉर्डिंग आप लकड़ी और पशुचारण कर सकते हैं, लेकिन अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आप लकड़ी भी काट सकते हैं और वहां पे पशु भी जो है चरा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण। वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण, ह्रास का मतलब होता है कमी और संरक्षण का अर्थ होता है बचाना। तो वन संपदा, वन भी हमारे लिए एक संपदा है, संपत्ति है, और वन्य जीव भी हमारे लिए क्या है बच्चों, एक संपदा है, एक संपत्ति है। ठीक है, वन संपदाओं के ह्रास उपनिवेश काल से ही शुरू हो गया, यानी उपनिवेश का मतलब समझिए यहाँ पे जिस समय हम लोग गुलाम थे उसी समय से जो है वन का ह्रास जो है होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, उसी समय से वन में जो है लगातार कमी होना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्गों एवं सड़कों का जो है विकास किया, जिसके कारण वनों का विदोहन होने लगा था। यानी वन क्षेत्र को खत्म करके जो है सड़क, यानी कि सड़क के लिए जो है लकड़ी जो है, मान लीजिए वन आ रहा है उस क्षेत्र में, उस रोड के अंतर्गत वन आ रहा है तो उस वन को हटा दिया गया। लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था पहले जमाने में, रेल की पटरी के नीचे में देने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल, अभी भी आप कई जगह पे जाइएगा वहाँ लकड़ी का जो है, मतलब जो पटरी होता है उसके नीचे लकड़ी का जो है बेस दिया जाता है, उसके कारण जो है उस समय लकड़ी, वन को काटा जाता था, उससे लकड़ी प्राप्त होता था और रेल जो है मार्ग के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है बच्चों, लेकिन आजादी के बाद से वन एवं वन्य जीवों पर लगातार आक्रमण होने लगा है। दरअसल विकास के नाम पर वनों का विनाश होना शुरू हुआ है, यानी कि दरअसल हम लोग क्या कर रहे हैं, वन का विकास तो बोले, लेकिन वन के विकास के नाम पर वन का क्या हो रहा है बच्चों, विनाश हो रहा है, विनाश शुरू हो गया। 20वीं सदी के मध्य तक 24% क्षेत्र पर वन का विस्तार था, जो 21वीं सदी के आरंभ में ही संकुचित होकर के 19% क्षेत्र में रह गया है, और इसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप है। इसका मुख्य कारण क्या है, मानवीय हस्तक्षेप, मानव का जो है इसमें इंटरफेयर जो है वह जो है वन संपदा के ह्रास का मुख्य कारण है। पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण, यानी कि पालतू पशु जो होते हैं उसको हम बार बार वन क्षेत्र में ले जाके चराते हैं, जिससे कि छोटा छोटा पेड़ पौधा जो है वह क्या हो जाता है, उसको खा पी के खत्म कर देता है। ठीक है, पशु और एवं विविध तरीकों से वन संपदा का विदोहन, वन संपदा का दोहन, दोहन का मतलब खत्म होना, विनाश होना। ठीक है बच्चों, भारत में वनों के ह्रास का एक बड़ा कारण जो है कृषिगत भूमि का फैलाव है, यानी जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कृषि के लिए जो है वन का जो है क्या करते हैं, समापन, यानी जहाँ पे कृषि हमको लगता है इस क्षेत्र में कृषि हो सकता है, वन को काट करके हटा करके वहाँ पे कृषि जो है प्रारंभ कर देते हैं। इस कारण से हम कभी किसी क्षेत्र में देखिएगा, अक्सर जहाँ पे पेड़ पौधा लगा हुआ है वहाँ देखिएगा पेड़ पौधा काट करके वहाँ पे जो है खेती प्रारंभ कर दी जाती है। ठीक है, एक सर्वेक्षण के अनुसार जो है 1951, याद रखिएगा, और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया। यानी एक रिपोर्ट याद रखिएगा, एक सर्वेक्षण के अनुसार जो है 1951 और 1980 के मध्य जो है
200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र किसमें बदल गया? पहले वह क्षेत्र वन कहलाता था, अब वह क्षेत्र क्या हो गया? कृषिगत भूमि के अंतर्गत जो है आ गया है। कितना? 26,200। ठीक है, याद रखिएगा। अब वह क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आ गया? तो कृषिगत क्षेत्र के अंतर्गत आ गया है। याद रहेगा बच्चों। आगे देखिएगा, बड़ी विकास योजनाओं से भी वनों का बहुत नुकसान हुआ है। बड़ी विकास, ठीक है, योजनाओं से भी जो है वनों का बहुत नुकसान हुआ है। 1952 ईस्वी में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण जो है 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को नष्ट करना पड़ा था। यानी 1952 में, याद रखिएगा, नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000, 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र को, वन का क्षेत्र जो है उसको क्या कर दिया गया था? नष्ट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार अभी भी कई परियोजनाएं चल रही है जिसमें वनों का जो है क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। यानी कि अभी भी कई ऐसी परियोजनाएं चल रही है जिसके कारण वन का जो है लगातार जो है दोहन हो रहा है, विदोहन हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा ध्यान से। तो क्रम में जारी तेजी से जो है खनन कार्य के कारण भी कई जगह पर खनन जो है हो रहा है, जिसके कारण वन को जो हटाया जा रहा है, वनों का क्षरण होता जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिमी बंगाल में टाइगर रिजर्व, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पश्चिमी बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाई के खनन के कारण जो है भारी खतरे में है। ठीक है, याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और डोलोमाई के खनन के कारण जो है यह क्षेत्र काफी खतरे में है। इस खनन से कई प्रजातियों की प्राकृतिक आवासों का नुकसान हुआ। कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनके प्राकृतिक आवास जो है वह खतरे में पड़ गया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। वनों एवं वन्य जीवों के विनाश में पशु चारण, ठीक है, और ईंधन, ठीक है, के लिए लकड़ियों का उपयोग की काफी भूमिका जो है रही है। यानी कि वन एवं वन्य जीवों के विनाश में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग जो है काफी जो है भूमिका रही है। ठीक है, रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण ने भी वन विस्तार को बड़े पैमाने पर तहस नहस किया है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ बच्चों, जो वन्य जीवों और वन, ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे पशुचारण एवं ईंधन जो है इसका मूल कारण है। कभी कभी हम लोग जो है भोजन वोजन बनाने के लिए लकड़ी को काटते हैं, कभी कभी अपने मवेशी को खिलाने के लिए लगातार जो है मतलब घास या विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधा को काट करके ला करके उनको खिलाते हैं। ठीक है, तो यह मूल कारण रहा है वन के विनाश, वन का विनाश जो है हो रहा है। इसका मुख्य भूमिका जो है आप कह सकते हैं पशुचारण और ईंधन भी रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हिमालय यव, ठीक है, चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष, ध्यान समझिएगा, हिमालय यव चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है। औषधि का मतलब दवाई होता है बच्चों, जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ी की छाल, याद रखिएगा, चीड़ी की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इससे कैंसर के रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछ देगा, टेक्सोल नामक रसायन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? तो याद रखिएगा, वह कैंसर की बीमारी में टेक्सोल नामक जो है रसायन का प्रयोग किया जाता है, जो कि मुख्य मूलतः कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। क्लियर है बच्चों? इससे बनाई गई दवाइयां विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। यानी जो टेक्सोल से जो दवाई बनती है, यह सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक जो है यह रसायन जो है, यह दवाई जो है बिकती है। और इसके बिकने के कारण जो है हम लोग क्या करते हैं, इसके पेड़ को लगातार ढूंढ ढूंढ के क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, और इससे जो है हम लोग मुनाफा जो है कमा रहे हैं। अपने मुनाफे के कारण जो है हम वन का क्या कर रहे हैं बच्चों, विदोहन कर रहे हैं। तो ये लगातार क्रम से जो है चल रहा है। वनों का जो कटाई अभी तक जो है किसी प्रकार से रोका नहीं गया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिएगा, इसके अत्यधिक निष्कासन से
इस वनस्पति जाति के लिए जो अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। पिछले 1 दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यब के हजारों पेड़ विलुप्त हो चुके हैं। यानी 1 दशक का मतलब पिछले 10 सालों में जो है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्र में जो है, याद रखिएगा, यब का पेड़ जो है, यब का जो छाल है, पत्ती जिसके हम टेक्सोल नामक रसायन निकालते हैं, यह पेड़ बिल्कुल ही बच्चों विलुप्त हो चुका है। कहीं पे अब इसका अता पता नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, क्या आप जानते हैं हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणी, याद रखिएगा वन्य प्राणी, ठीक है, उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति की उपजातियां पाई जाती है। 81,000 वन प्राणी की उपजातियां, लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती है। वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 भारतीय मूल की है, याद रहेगा। यानी कि 15,000 जो है, याद रखिएगा, वनस्पति उपजातियों में लगभग 15,000 भारतीय मूल की ही जो है। क्लियर है बच्चों। आगे देखिएगा, जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ रहा है, सिकुड़ना का मतलब कम होना, सिकुड़ना का बच्चों मतलब क्या होता है, कम होना, ठीक है। वैसे वैसे वन जीवों का आवास भी तंग होता गया है। तंग होना का मतलब कम होना, ना के बराबर, यानी समाप्त होना, ठीक है बच्चों। भोजन सुरक्षा एवं आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार, वन्य जीवों के विनाश का एक बड़ा कारण है। हम लोग कभी कभी भोजन सुरक्षा, कभी कभी आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार भी करते। पहले जमाने में बहुत अधिक होता था, राजा महाराजा शिकार किया करते थे, ठीक है। अब तो थोड़ा इस पे लगाम लगा है, थोड़ा इस पे प्रतिबंध लगा है, शिकार अब बहुत कम, ना के बराबर होता है। फिर भी जो है शिकार कहीं कहीं पे हाथी उथी का, किसी जंगल जंगल में देखिएगा हाथी का दांत और जो है बेशकीमती होता है, उसका शिकार करके उसके हाथी को जो है विदेशों में, हाथी के दांत को जो है विदेशों में जो है बेचा जाता है, ठीक है। आज स्थिति यह है कि बहुत से वन्य प्राणी लुप्त हो गए हैं। भारत में चीता और गिद्ध इसके उदाहरण हैं। यानी भारत में, याद रखिएगा, चीता और गिद्ध जो है बिल्कुल ही जो है लिप्त हो गए हैं, बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। इसका मूल कारण यही है, वन का जो है लगातार विदोहन, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, आज भारत में 744 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। यानी कि 740 ऐसी प्रजातियां हैं बच्चों जो कि बिल्कुल, जिनका अस्तित्व ही खत्म हो चुका है हमारे भारत से, और 22,531 प्रजातियां जो है वह विलुप्त होने के कगार पर है। उसे किसी प्रकार से हम सभी को, हम कुल मतलब टोटल भारतीय लोगों को उसको किसी प्रकार से जो है बचाना कर्तव्य बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, विलुप्त होने के खतरे से घिरे हुए कुछ प्रमुख प्राणी। अब उतना प्राणी का तो नाम नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्राणी है जिनको आप लोगों को याद रखना, जैसे कृष्णासार हो गया, चीतल भेड़िया हो गया, अनुपम मृग हो गया, नीलगाय हो गया, भारतीय कुरंग हो गया, बारहसिंगा हो गया, चीता हो गया, गेंडा हो गया, गिर सिंह हो गया, मगर हो गया, हसावर हो गया, हवासील हो गया, सारंग हो गया, श्वेत सारस हो गया, धूसर बगुला हो गया, पर्वतीय बटेर, मोर, हरा सागर कछुआ, कछुआ, लाल पांडा इत्यादि जो है, ये सब क्या है, विलुप्त होने की यानी खतरे में जो है ये प्राणी पड़ चुका है। यानी इनका अब अस्तित्व ना के बराबर बहुत कम जो है हमारे भारत में बचा हुआ है, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, क्या आप जानते हैं अमृता देवी वन्य संरक्षण प्रसार के विषय में? चलिए जानते हैं, एक नजर समझते हैं अमृता देवी वन्य संरक्षण प्रसार क्या है, ठीक है। हो सकता है आप फर्स्ट बार अगर आप पढ़े हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से देखिए, आप अपना नोट्स बनाइए, मैं लास्ट में आपको समय दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट को बेहतर जो है तैयार कर सकेंगे आप, ठीक है। अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव, आपने एक लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना होगा, ठीक है, तो वह इसी गांव से आते हैं, ठीक है। तो जोधपुर जिला
की रहने वाली थी। वह अमृता देवी किस राज्य के रहने वाली थी? तो राजस्थान के बिश्नोई गांव, जोधपुर जिला, याद रखिएगा, कि रहने वाली थी। उसने 1731 में, याद रखिए कितना में, 1731 में राजा के आदेश को दरकिनार, यानी राजा के आदेश को दरकिनार यानी ठुकरा देना, ठीक है, कर वनों से लकड़ी काटने वाले का विरोध किया, क्योंकि राजा को अपना महल बनाना था और उस महल के कारण जो है उन्होंने अपने सिपाहियों, अपने जो मजदूर है उनको वन काटने, वन से लकड़ी लाने का आदेश दिया। और इस आदेश का विरोध सबसे पहले अमृता देवी ने किया था, जो राजस्थान के बिश्नोई गांव की जोधपुर जिला की रहने वाली थी, ठीक है, विरोध किया। और राजा के नवीन, नवीन का अर्थ होता है बच्चों नया, नवीन महल निर्माण हेतु लकड़ी को काटा जाना था। अमृता देवी के साथ गांव वाले ने भी राजा के आदमियों का विरोध किया, यानी सिर्फ अमृता देवी नहीं, अमृता देवी ने पहल रखा, लेकिन अमृता देवी की सपोर्ट में पूरा गांव वाला था और पूरे गांव वाले ने राजा के सैनिक का विरोध किया, ठीक है बच्चों। महाराज को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्हें काफी पश्चाताप हुआ, यानी उनको काफी ज्यादा जो है रिग्रेट फील हुआ, ठीक है, और अपने राज्य में वनों की कटाई पर रोक लगा दी। यानी राजा भी बेहतर था, उनको भी समझ में आ गया कि वन का कटना जो है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए जो है काफी नुकसानदेह है, इसलिए राजा ने पूरा अपने क्षेत्र में जो है वनों की कटाई पर प्रतिबंध जो है लगा दिया, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, भारत की संकट पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बीएसआई, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे बीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बीएसआई का पूर्ण रूप क्या होता है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इन्होंने जो सूची बनाई, इन्होंने जो लिस्ट बनाया, ठीक है बच्चों, उसे रेड डेटा बुक जो है नाम दिया गया, ठीक है। इन्होंने, याद रखिएगा, मैं पुनः एक बार रिपीट करता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं, रेड डेटा बुक क्यों नाम दिया गया। तो भारत की संकट पादप, पादप का मतलब पौधा, प्रजातियों की सूची बनाने का सर्वप्रथम 1970 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा बीएसआई, जिसको बीएसआई कहते हैं, तथा वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इन्होंने जो सूची बनाई उसे रेड डेटा बुक का नाम दिया गया। इसी क्रम में असाधारण पौधों में रेयर प्लांट्स जो है के लिए जो है ग्रीन बुक जो है तैयार किया गया। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्रीन बुक जो है किस लिए, ग्रीन बुक जो है किस लिए तैयार किया गया था? तो याद रखिएगा, असाधारण पौधों के लिए जो है ग्रीन बुक का जो है निर्माण किया गया था, जिसमें जो है असाधारण पौधों का जो है लिस्ट, सूची जो है रखा गया था, ठीक है बच्चों। कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आता है रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक है क्या? आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछ सकता है बच्चों, रेड डेटा बुक आखिर है क्या? क्या होता है रेड डेटा बुक? चलिए समझते हैं। इसमें समान प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे में अवगत किया जाता है, यानी इसमें समान प्रजातियों की विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं और विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक तुलनात्मक स्थिति के प्रति चेतावनी देती है, और स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना। यानी कि रेड डेटा बुक क्या है? तो वह संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उसको पहचान करती है और ऐसा कार्यक्रम, ऐसा मतलब काम करती है जिससे उनको जो है बचाया जा सके, जिससे उसको संरक्षण दिया जा सके, ऐसे कार्यक्रम को जो है संबोधित करती है रेड डेटा बुक, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, जिसको हम लोग इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। यह कैसी संस्था है? तो अंतरराष्ट्रीय संस्था है। क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। कहीं दिक्कत? ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN। यहां से फिर यहां से एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, IUCN का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स को अब विश्व के संरक्षण संघ यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी जो है कहा जाता है। यानी अगर पूछा जाए जो किस अंतरराष्ट्रीय संस्था को जो है, याद रखिएगा, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहा जाता है, तो IUCN को जो है अब वर्ल्ड कंजर्वेशन जो है, याद रखिएगा, यूनियन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, इस संस्थान ने विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों के जातियों को चिन्हित कर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है। सबसे पहला, सामान्य जातियां। क्या है सामान्य जातियां? समझते हैं सामान्य जातियां क्या होती है। तो ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, ठीक है, साल, चीर और कृतनक, ठीक है, जिसको रोडेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सामान्य जातियां के अंतर्गत, यानी ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य। संकटग्रस्त जातियां क्या होती है? यानी कि संकटग्रस्त जातियां अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। संकटग्रस्त, जिन पे संकट है, शब्दावली से ही स्पष्ट हो रहा है, यानी जिन वे जातियां जिन पे संकट है, ये वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। और काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। ठीक है, ये संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत जो है बच्चों आते हैं। अगला क्या है बच्चों? सुभेद। सुभेद जातियां क्या होती है? तो इसके अंतर्गत ऐसी जातियों को रखा गया है, याद रखिएगा, जिनकी संख्या घट रही है। सुभेद जातियों के अंतर्गत वैसी जातियों को रखा गया जिनकी संख्या दिन ब दिन क्या हो रही है? घट रही है। यह वैसी जातियां हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है और यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं। जैसे सुभेद जातियों के अंतर्गत नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन आदि इस प्रकार की जातियां किसकी उदाहरण है? तो सुभेद जातियों की उदाहरण है। क्लियर है बच्चों? कहीं कोई दिक्कत? अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है डाउट बचा हुआ है, आप कमेंट में कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा उसका हल। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पे आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, दुर्लभ जातियां। ठीक है, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। यानी मैं एक बार पुनः समझाने का प्रयास करता हूं, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है। इनको प्रभावित करने वाला जो इफेक्ट, यानी जो इसके ऊपर प्रभाव डालता है, उस विषम परिस्थितियों को नहीं हटाया गया, नहीं परिवर्तित किया, नहीं बदला गया, तो ये जो है, याद रखिएगा, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। ठीक है, अगला है स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां क्या है बच्चों? तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां जो है, जैसे अंडमानी टील हो गया, निकोबारी कबूतर हो गया, अंडमानी जंगली सुअर हो गया, और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इसी वर्ग में जो है बच्चों आते हैं। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है? बोलिए, एकदम जबरदस्त फुल एनर्जी के साथ पढ़िए। ठीक है बच्चों, आगे दिखेगा, लुप्त जातियां। लुप्त का मतलब गायब, जो खत्म हो चुका है, जो बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसको क्या कहते हैं? लुप्त जातियां कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। यानी जो इनके आवासों में जब इनको खोजा गया तो वो वे जो है यहाँ पे अनुपस्थित पाए गए। ये उपजाति स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीपीय या पूरी पृथ्वी से जो लुप्त हो गई है, जैसे एशियाई चीता, एशियाई, याद रखिएगा, एशियाई चीता एकदम पूरी दुनिया से खत्म, गुलाबी सर वाला बतख, ठीक है, और डोडो पक्षी, ठीक है, डोडो पंछी इसके अच्छी उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा,
लुप्त जातियों के अंतर्गत जो एशियाई चीता है, गुलाबी सर वाला बतख है, डोडो पंछी है, ये सबसे बेहतरीन इसके उदाहरण है जो कि एकदम खत्म हो चुका है। आगे नोट याद रखिएगा, संकटग्रस्त वन एवं वन जीव पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्था जो है कार्यक्रम चला रही है, और इनमें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, यहाँ से फिर एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का पूर्ण रूप होता है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है WWF का पूर्ण रूप बताइए, यानी फुल फॉर्म्स जिसको आप बचपन से बोलते हुए आए हैं उसी को हिंदी में हम लोग पूर्ण रूप कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये संक्षिप्त रूप में दिया हुआ आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। संक्षिप्त का मतलब होता है यानी कम में। आगे देखिएगा, वन प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान क्या है सबसे पहले इसको, उसके बाद विहार या अभ्यारण्य क्या होता है? जैव मंडल सम्मिलित है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, विहार या अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य, और उसके बाद जैव मंडल इसमें सम्मिलित है। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम लोग यानी कि नेशनल पार्क कहते हैं। तो नेशनल पार्क समझते हैं, ऐसे पार्क का उद्देश्य वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना होता है। यानी नेशनल पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनको प्राकृतिक आवास प्रोवाइड करवाना, और इनको जो है इसके अंतर्गत जितने भी वन प्राणी है उसकी प्रजनन यानी कि उनकी संख्या में जो है वृद्धि कराना, यह नेशनल पार्क का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों। आगे देखिएगा, इस उद्यान में जो है बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है। इसमें कोई बाहरी जो है वो मतलब हस्तक्षेप, बाहरी जो है कोई भी इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। जैसे कृषि कार्य, वन उत्पादों को एकत्र करना, पशुचारण तथा निर्माण कार्य। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या, यहाँ से याद रखिएगा, हमारे देश में राष्ट्रीय नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है। हमारे जो कंट्री यानी भारत में नेशनल पार्क की संख्या जो है याद रखिए कितना है? तो 85। कितना है? 85 हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या। याद रहेगा बच्चों, हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? तो 85 है, याद रहेगा। आगे देखिएगा, विहार क्षेत्र या अभ्यारण्य, ठीक है, ध्यान समझते, विहार क्षेत्र या अभ्यारण्य, बिहार नहीं बोलना, विहार बोलना, विहार क्षेत्र या अभ्यारण्य, ठीक है। यह ऐसा सुरक्षित क्षेत्र है होता है जहां वन्य जीव जो है सुरक्षित ढंग से रहते हैं, और यह निजी संपत्ति हो सकती है। यानी विहार क्षेत्र क्या हो सकता है? एक निजी संपत्ति हो सकती है। इस क्षेत्र में कृषि, वन उत्पाद को एकत्र करने, मछली पकड़ने आदि की सीमित छूट मतलब होती है, और वन्य जीवों के स्वाभाविक जैविक क्रियाएं जैसे घोंसला बनाना, जोड़ा बनाना, अंडे या बच्चे सेवना आदि पर बाधा पहुंचाने पर मालिकाना अधिकार को सीमित किया जा सकता है। भारत में इनकी संख्या 448। फिर यहां से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, जो विहार क्षेत्र में भारत में जो है कितनी जो है इसकी संख्या है? तो 448 जो है हमारे भारत में जो है विहार क्षेत्र है, याद रहेगा बच्चों। बिहार में और हमारे राज्य बिहार में बेगूसराय का कांवर झील, अगर यहाँ से फिर एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, कांवर झील कहाँ पे पाया है बिहार में? बिहार में कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है। और दरभंगा का कुशेश्वर, दरभंगा में ये भी पूछा जाता, कुशेश्वर जो स्थान है वह कहाँ पे है? तो दरभंगा में। कई बच्चे आप में से इस जगह पर गए भी होंगे, ठीक है, इसके लिए चिन्हित किया गया है, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, जैव मंडल, ठीक है, यह वह क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधताओं के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यानी जैव मंडल में क्या होता है? यह वह क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधताओं के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और इन क्षेत्रों में जैव विविधता के आनुवांशिकी विविधताओं के रूप में संरक्षित कार्यक्रम चलाया जाता है। और विश्व के 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र हैं। याद रखिएगा, विश्व में करीब 243 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र हैं, और भारत में इसकी संख्या याद रखिएगा
14 है। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम पूछेगा जैव मंडल की संख्या भारत में कितनी है, तो 14 है। पूरे विश्व में कितनी है, 243 है। और विश्व में कितने देशों में, तो याद रखिएगा 65 देशों में 243 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र है, और भारत अकेले ही जो है इसमें 14 जो है रख रखा है। क्लियर है बच्चों? कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिएगा, जैव अपहरण क्या है। जैव अपहरण क्या है? अपहरण का मतलब ये नहीं किसी को उठा लेना। अपहरण का मतलब वो आप लोग समझ गए होंगे, फिल्म में देखे होंगे। अपहरण मतलब किसी को उठा लेना और उसके बदले फिरौती मांगना, ये सब मत समझ जाइएगा। अपहरण का मतलब वो यहाँ पे जैव अपहरण का अर्थ कुछ और होता है बच्चों। तो प्रकृति जनित तथा करोड़ों वर्षों के विकास की क्रिया में स्थापित आनुवांशिक गुणों में हेराफेरी को जैव अपहरण कहते हैं। याद रहेगा बच्चों, यानी कि प्रकृति जनित तथा करोड़ों वर्षों के विकास की क्रिया में स्थापित आनुवांशिक गुणों में हेराफेरी, आनुवांशिक गुणों में हेराफेरी जैव अपहरण कहलाता है। याद रहेगा, आनुवांशिक गुणों में हेराफेरी क्या कहलाता है? जैव अपहरण कहलाता है बच्चों। कहीं कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन, चिपको मतलब चिपक जाना, चिपको मतलब चिपक जाना, ठीक है, इसका अर्थ ये समझिए। और आंदोलन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो किसी के प्रति जो है विरोध करना, एक प्रकार का विरोध करना किसी चीज के प्रति, उसको आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं चिपको आंदोलन क्या है, और बेहतरीन ढंग से समझने का और इनसे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है उसको भी जो है हम लोग समझेंगे। क्लियर है बच्चों? उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में? फिर यहाँ पे चिपको आंदोलन किनके नेतृत्व में किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के जो है नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972। फिर एक क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1972। किनके नेतृत्व में किया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। कौन सा जनजाति था? अनपढ़ जनजाति के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। किनके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोगों ने ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे पेड़ पौधों को कटते देख उसे बचाने के लिए जो है अपने आगोश में पौधों को जो है घेर कर इसकी रक्षा करते थे, और इसे कई देशों में जो है स्वीकारा भी गया। यानी कहने का अर्थ, चिपको आंदोलन में क्या होता था, वहां के ठेकेदारों के द्वारा पेड़ को लगातार काटा जा रहा था, तो वहां के लोगों ने क्या किया, पेड़ को पकड़ लेते थे, अब हमको काटिए। वो लोग क्या करते थे और ठेकेदारों को बोलते थे अब काटिए। तो ये भी बात आपको पता है, जो अगर किसी व्यक्ति को आप काटते हैं तो उसके बाद आपका क्या होगा, तो ये बात सभी जानते हैं। तो उस समय जो है लगभग यह आंदोलन काफी अधिक जो है प्रभावशील साबित हुआ उस समय में, 1972 के समय में। इसलिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक बेहतरीन जो है काम किया, इसके लिए मैं अभी यहाँ से अभी इस समय 2025 में उनको धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलता हूँ। महात्मा बुद्ध ने 487 ईसा पूर्व में कहा था कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदार पूर्ण जीवधारी है। किसने कहा था? महात्मा बुद्ध। कब कहा था? 487। आपके बुक से उठाया हुआ कंटेंट है, जिन्होंने कहा था पेड़ क्या? एक विशेष असीमित, ठीक है, दयालु और उदार पूर्ण जीवधारी है, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता, अपने स्वयं के पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता, ठीक है, और दानशीलता पूर्वक जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, और यह सभी की रक्षा करता है, और यह स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले पर भी जो है छाया प्रदान करता है। क्या पेड़ छाया, जो उसको काटता उसको छाया नहीं देता? क्या पेड़, जो व्यक्ति उसको काटने जाता, क्या उसको फल नहीं देता? पेड़ एक उदार पूर्ण प्राणी है, जो जो व्यक्ति उसको काटने के लिए जाता उसको भी छाया देता, उसको भी लकड़ी देता, उसको भी फल देता है। तो सोचिए कितना दयालु जो है पेड़ होता है। पेड़ जो है इतना दयालु प्राणी है, जो जो उसका जाता है अहित करने, वह उसका भी भला करता है। तो सोचिए पेड़ कितना जबरदस्त प्राणी के अंतर्गत आता है। यानी प्राणी इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या है, पेड़ पौधा क्या है, सजीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों तथा कानूनी प्रावधानों को दो वर्गों में बांट सकते हैं, और ये हैं अंतर्राष्ट्रीय नियम। अब अंतर्राष्ट्रीय नियम, इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दो या दो से अधिक राष्ट्र समूह के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत नियम तथा कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं, और प्राकृतिक संसाधनों
के संरक्षण पर 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का कन्वेंशन और 1971 तथा विश्व के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो है बनाए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं और इस पर सख्ती अनुपालन करके वन्य जीवों की रक्षा जो है की जा सकती है। ये अंतर्राष्ट्रीय नियम के कुछ कानून है, कुछ कन्वेंशन है, जैसे कि अफ्रीकी कन्वेंशन आप लोगों को याद रखना है कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1968 में हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था? 1968 में हुआ था। ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा राष्ट्रीय कानून यानी नेशनल लॉ। भारत में विश्व के उन देशों में से है जिसमें पर्यावरण तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान संविधान में किया गया है। यानी भारत समझिए उन देशों के अंतर्गत आता है जिसमें एक प्रावधान हमारे संविधान में प्रावधान है। किस चीज का? ध्यान समझिएगा, पर्यावरण तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान। मात्र भारत समझिए, भारत के संविधान इतना बेहतरीन संविधान है जिसमें वो पर्यावरण और वन्य जीवन की जो है रक्षा का भी प्रावधान दिया गया है, ठीक है। और संविधान की धारा 21 याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और कई बार यह क्वेश्चन आया भी हुआ है। संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47 और 48 तथा 51A जी वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम है। और 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का जो है गठन भी हुआ था। यहां से फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, भारतीय वन्य जीव का गठन कब हुआ था? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1952, याद रखिएगा। भारत में वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिएगा वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972। फिर यहां से वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972, नियमावली 1973 एवं संशोधित एक्ट 1991 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी आप किसी भी पक्षी को या किसी भी जानवर का आप शिकार नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से नियम के अंतर्गत? तो 1972 एक्ट 1972, 1973 और 1991 के संशोधित एक्ट के द्वारा आप किसी भी पक्षी, किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे जो है मुकदमा चल सकता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा वनों के संरक्षण के लिए बनाए गए वन संरक्षण, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, वनों के संरक्षण के लिए 1980 में नियमावली 1981 के भी कानूनी प्रावधान बड़े प्रभावशाली हैं और जैव विविधताओं के अधिनियम 2002 के अंतर्गत जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए स्थानीय, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर कमेटियां गठित करने का प्रावधान किया गया है। ये सब नियम जो है आप सभी को बच्चों को याद रखेगा, वन संरक्षण से संबंधित है, जो कि वन संरक्षण एक्ट 1980 के अंतर्गत और 1981 के अंतर्गत लिया गया है, ठीक है। वन्य जीवों के संरक्षण को ही ध्यान में रखकर याद रखिएगा प्रत्येक राज्यों से कहा गया है कि वे राज्य स्तरीय जानवर और पंछी की घोषणा करें। यानी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्य स्तरीय जो है पक्षी होता है और जो है जानवर होता है, याद रहेगा। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर बाघ राष्ट्रीय जानवर है और मयूर जो है राष्ट्रीय पंछी घोषित किया गया है। अगर पूछा जाए जो राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा जानवर जो है राष्ट्रीय है, क्या कहते हैं, नेशनल एनिमल कहा गया है, तो याद रखिएगा बाघ, और बर्ड्स में याद रखिएगा मयूर, ठीक है, याद रहेगा बच्चों। राष्ट्रीय स्तर पर बाघ को राष्ट्रीय जानवर तथा मयूर को राष्ट्रीय पंछी जो है घोषित किया गया। यहाँ पे मयूर के बारे में याद रखिएगा, मयूर को राष्ट्रीय पंछी जो है घोषित किया गया है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। पादप, जिसको हम लोग फ्लोरा कहते हैं। हमारे देश की जलवायु विषम है। वस्तुतः संसार में जितने भी प्रकार की जलवायु हैं वह सभी जलवायु यहाँ मिलती है। यानी हमारी जो जलवायु है, याद रखिएगा बच्चों, एक मिनट, तो यही कारण है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है और हम इन्हें मोटे तौर पर 8 वनस्पति क्षेत्रों में बांट सकते हैं। मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं पादप को। हमारे देश में जलवायु विषम है। हमारे देश में कैसी जलवायु है? विषम है, जिसके कारण वस्तुतः संसार में जितने भी प्रकार की जलवायु है वह सभी जलवायु
यहाँ मिलती है। हमारे देश में, संसार में जितनी भी प्रकार की जलवायु, वह सभी जलवायु हमारे भारत में मौजूद है। यही कारण है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की वनस्पतियां जो है पाई जाती हैं, और इन्हें मोटे तौर पर हम 8 वनस्पतिक क्षेत्र में बांट सकते हैं। याद रहेगा बच्चों। आगे देखिएगा, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI के अनुसार 47,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। यानी BSI के सर्वेक्षण के अनुसार जो है, याद रखिएगा, भारत में 47,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, जिसमें 15,000 प्रजातियां वाहिनी वनस्पति, ठीक है, के अंतर्गत आते हैं, और इनमें 35% प्रजातियां देसी हैं, जो विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती है। यानी इसमें से 35% ऐसी प्रजातियां हैं जो कि केवल भारत में ही पाई जाती है, उसे हम लोग देसी भी कहते हैं। ठीक है, देसी याद रखिएगा, देसी शब्द का मतलब वह होता है, वह वस्तु जो हमारे देश में पाया जाता है लेकिन किसी अन्य देश में नहीं पाया जाता है, उसको देसी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, समझिए जंतु। ठीक है, जंतु के बारे में समझते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JZSI के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में 89,451 जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है। 89,451, याद रखिएगा, जीव की प्रजातियां पाई जाती है, जिनको निम्नांकित वर्गों में रखा गया है। याद रहेगा बच्चों, अभी हम देखे थे 47,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां, और जंतु की प्रजातियां कितनी है? 89,451 जीव जंतुओं की प्रजातियां हमारे भारत में पाई जाती है। याद रहेगा बच्चों। प्रथम शताब्दी में आयुर्वेद के जनक चरक ने चरक संहिता में 200 प्रकार के पशुओं और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया था। याद रखिएगा, यानी कि चरक संहिता, यानी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चरक संहिता किनकी बुक है, किनकी किताब है? तो आयुर्वेद के जनक चरक की बुक है, जिसमें 200 प्रकार के पशुओं तथा 340 प्रकार के पौधों का जो है जिक्र हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और चरक का संबंध याद रखिएगा हमारे भारत से है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से है। याद रहेगा बच्चों। आगे देखिएगा, 18वीं शताब्दी में स्वीडन के वैज्ञानिक केरोलस लिनियस ने लगभग 5,900 प्रकार के पौधे तथा 4,200 प्रकार के पशुओं की पहचान की थी। यानी स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे केरोलस लिनियस, लगभग ने 5,900 प्रकार के पौधे और 4,500 प्रकार के पशुओं की पहचान की थी। याद रखिएगा। ठीक है, अब तक 17 लाख प्रजातियों का नामांकन किया जा चुका है। याद रखिएगा, अब तक कितने प्रजातियों का नामांकन हो चुका है? तो 17 लाख प्रजाति। इनमें से 10 लाख, याद रखिएगा, इनमें से 10 लाख से अधिक पशु हैं और 7 लाख पौधे की प्रजातियां हैं। इनमें से 17 लाख में 10 लाख से अधिक पशु हैं और 7 लाख जो है, याद रखिएगा, पौधे की प्रजातियां हैं। एवं अनुमान के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार विश्व में 50 लाख से अधिक प्रजातियां हैं, और विश्व में, याद रखिएगा, लगभग 50 लाख से अधिक प्रजातियां जो है विश्व में है। कुल प्रजातियों में आधा में अधिक प्रजातियां विश्व के अज्ञात उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, जबकि वर्षा वनों विश्व के स्थलीय भूभाग का 8% है। वर्षा वन जो है वह विश्व के स्थलीय भाग का 8% से भी कम क्षेत्रफल है। याद रखिएगा, विश्व के, याद रखिएगा, 8% से भी कम का जो है क्षेत्रफल है। आगे देखिएगा, क्या आप जानते हैं, फिर यहाँ पे कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके बुक में दिया गया है। विश्व की 1 लाख कीट पतंगों की जातियों में से 60,000 जातियां भारत में ही है। यानी विश्व में लगभग 1 लाख कीट पतंगों की, इंसेक्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, कि प्रजातियों में 60,000, केवल 60,000, याद रखिएगा बच्चों, भारत में, अकेले भारत में 60,000 प्रजातियां कीट पतंगों की पाई जाती है। इसका मूल कारण है यहाँ पे हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु, दुनिया में जितनी भी जलवायु है वह सभी जलवायु हमारे भारत में पाई जाती है। 4100 मछलियों की प्रजातियों में से भारत में 1693 प्रजातियां जो है भारत में पाई जाती है। 4100 मछलियों की प्रजातियों में भारत में 1693 प्रजातियां जो है भारत में पाई जाती है। आपको कौन सा मछली पसंद है, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है बच्चों। विश्व की 9,000 पक्षियों की जातियों में से लगभग 1,200 भारत में पाई जाती है। विश्व में अगर 9,000
मैं पंछियों की प्रजातियों की बात करूं तो भारत जो है, याद रखिएगा, 1200 भारत में पाई जाती है। इसी प्रकार 4000 स्तनपायी जीवों का 10% भारत में ही है। यानी 4000 जो स्तनपायी जीव हैं जो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, उस स्तनपायी जीव का 10% अकेले भारत में जो है पाया जाता है। पादप बहुल देशों में भारत का स्थान 10वां है। पादप बहुल देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा 10वां है। चावल, गन्ना, जूट, आम, नींबू, केला, बाजरा, ज्वार फसलों के उद्भव में भारत जो है भारत में ही हुआ है। चाहे वह चावल की बात करें, गन्ना की बात करें, जूट के, इस सभी का उद्भव जो है भारत में ही हुआ है। भारत से ही जो है यह विकास होकर के जो किसी अन्य देश में अभी जो है अगर मिल रहा है तो इसका मूल स्रोत जो है, मूल उद्गम स्थल जो है वह भारत ही है। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। अब फिर देखिए, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं हमें भूमंडल पर अधिवास करने वाले प्रजातियों का सही सही पता नहीं है। यानी हमें भूमंडल पर अधिवास करने वाले प्रजातियों का सही सही जो है हम लोगों को आंकड़ा नहीं है। एक अनुमान के अनुसार प्रजातियों की संख्या 400 मिलियन तक पहुंच सकती है। एक आंकड़ा के अनुसार जो प्रजातियों की संख्या है बच्चों, वह 400 मिलियन तक पहुंच सकती है। याद रहेगा बच्चों, विश्व में सबसे अधिक जातियां कीड़े मकोड़ों की है। यानी विश्व में सबसे अधिक जातियां किस प्रजातियों की है? तो कीड़ों मकोड़ों की, इंसेक्ट की है, और अति सूक्ष्म परजीवों की है, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी विश्व में सबसे अधिक प्रजातियां उन कीट पतंगों की है जिनको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। उसकी संख्या सबसे अधिक विश्व में है, लेकिन उसका अंदाजा हम लोगों को नहीं है, उसके बारे में हम लोगों के पास नॉलेज नहीं है बच्चों, ठीक है। आगे देखिएगा, क्या आप जानते हैं कम से कम 136 फसल प्रजातियां और 320 वन संबंधी प्रजातियां मूलतः भारतीय हैं। यानी 136 फसल की प्रजातियां, 136 फसल की प्रजातियां और 320 वन संबंधी प्रजातियां मूलतः भारत की है। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में घरेलू प्रजातियां हैं और इसकी सबसे अच्छी उदाहरण चावल है, जिसकी 50,000 से 60,000 किस्में भारत में पाई जाती है। आपको जान करके आश्चर्य होगा बच्चों, चावल की जो प्रजातियां हैं, याद रखिएगा 50 से 60,000 किस्में की चावल जो है भारत में पाई जाती है। यानी 50 से 60,000 टाइप का चावल भारत में पाया जाता है। आपको सोच करके यह अचंभित होगा, 50 से 60,000, सोचिए जरा, आपको सुन करके आश्चर्य लगेगा बच्चों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाइयाँ पादप जंतु एवं खनिजों से तैयार की जाती है। यानी कि डू यू नो मॉड्यूल, समझिए, यानी कि जो ये डेटा जो है आपके बुक से ही लिया गया है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स को, कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसको ऐड किया गया, जिसमें पहला बात क्या है, आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाइयाँ पादप जंतु एवं खनिजों से तैयार की जाती है, ठीक है। आयुर्वेदिक जनक चरक ने हजारों वर्ष पूर्व पादप जंतु एवं खनिज का उपयोग रोग उपचार के रूप में किया था, ठीक है, हजारों वर्ष पूर्व यानी हजारों साल पहले। आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है, याद रखिएगा, आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है और विश्व की प्राचीन पद्धतियों में से एक है। यानी सबसे प्राचीन का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे पुराने पद्धतियों में से एक जो है क्या है बच्चों? तो आयुर्वेद जो है, जिस आयुर्वेद के द्वारा कई जगह पर जो है इलाज भी किया जाता है। आज भी भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है आयुर्वेद से इलाज किया जाता है। अगर आपने एक मूवी देखा होगा तेरे नाम, जिसमें सलमान खान साहब को जो है देखे होंगे, वह जो है मूवी में अधिक सर पे चोट लगने के कारण उनको जो है आयुर्वेदिक के एक जगह था, जहां मैं भूल रहा हूँ, वहां पे उनको भेज दिया गया था, ठीक है, इलाज के लिए, ठीक है। आगे देखिएगा, अब जो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, तो अब जो है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग तैयार हैं? अगर आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो आप कमेंट कीजिए, एक क्वेश्चन नंबर दे देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आपका आंसर ए है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 दे करके सामने एरो लगा करके ए लिख दीजिए। क्लियर है बच्चों? इस प्रकार से आप कमेंट में डालते चलिए। क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं, क्लियर है? आर यू रेडी? सबसे पहला,
बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? याद रखिए, बिहार में कितने प्रतिशत जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है बच्चों? तो बता सकते हैं आप, कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। तो पहला ऑप्शन 15, 20, 20 और 2 बार 20 हो गया। चलिए एक बार 25 कर देते हैं, ठीक है। 25, 30 कुछ भी रख लीजिए, या 7%। तो याद रख लीजिएगा, बिहार में जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7% क्षेत्र पर जो है वन का विस्तार है। कितना है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तार कितना है? तो 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में से देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन जो है? याद रखिएगा, कितना प्रतिशत जो है वन है? याद है बच्चों, मैंने अभी जस्ट कुछ समय आप लोगों को पहले ही पढ़ाया था, 188 आदिवासी जिलों में से देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र जो है शामिल है? तो याद है 60.11% जो है क्षेत्र, वन क्षेत्र जो है वह 188 आदिवासी जिलों में सम्मिलित है। क्लियर है बच्चों? आगे देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? मैंने अभी जस्ट बताया था 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो याद रखिएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। याद रहेगा बच्चों? तो 1960 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था बच्चों। कहीं दिक्कत? एकदम जोश से, पूरा जोश से ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए, ताकि आपका पता लगे आपका कितना तैयारी इस चैप्टर पे हो चुका है। ठीक है बच्चों, एकदम जबरदस्त तरीके से कमेंट कीजिए। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय भागों में, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्य में। तो मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? तो सुंदरवन में है। कहाँ पे है सबसे अधिक विस्तार? तो सुंदरवन में है। याद रहेगा बच्चों, सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है मैंग्रोव्स वन का? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? तो सुंदरवन में है। चरक का संबंध किस देश से? मैंने जस्ट अभी कुछ समय पहले ही बताया था बच्चों, चरक का संबंध भारत से है। चरक का संबंध किससे है? तो भारत से है। याद रखिएगा, चरक का संबंध किससे है? तो भारत से है। ठीक, क्लियर? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने भाग में विभाजित किया गया, कितने भाग में वर्गीकृत किया गया? तो 3 वर्गों में जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। याद है बच्चों? अभी कुछ समय मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। ठीक है, सुंदरवन है। सुंदरवन कहाँ है? कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में, केरल में है, उड़ीसा में। बताइए जल्दी से, सुंदरवन कहाँ पे है? तो सुंदरवन याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। 2020 में यह प्रश्न आया हुआ है। सुंदरवन कहाँ पे है बच्चों? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। क्लियर? यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? 2025 में जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है, यूनेस्को द्वारा कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को जो है भारत में मान्यता दी गई है? तो याद रखिएगा 12। कितना? आंसर याद रखिएगा 12 क्षेत्रों में। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की धारा, मैंने अभी कुछ समय ही पहले बताया था, मात्र हमारे देश का ही संविधान ऐसा है जिसमें धारा 21 में कहा जाता है जो वन है, जो वन प्राणी है, उनको संरक्षण, उनको जो है बचाने का काम जो है हमारे संविधान में जो है एक प्रावधान के रूप में रखा गया है। तो याद रखिएगा, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल नहीं बच्चों, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। क्लियर है बच्चों? कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, 2018 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? 2017 में, 2019 में, 2019 यानी दो बार है, सेकेंड शिफ्ट का होगा तब ये। ठीक है, तो कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आपको तो ये बात पता ही होगा, मयूर। कौन सा है? तो मयूर। ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोनो जान है? एकदम हलवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? निम्नांकित में कौन सा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? 2011 और 20 में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जानवर है जो घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ, कौन सा जानवर है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो याद रखिए, घड़ियाल जो है केवल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल एक ऐसा जानवर है जो केवल भारत में पाया जाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट,
वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? याद रहेगा 2018 और 21 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो 3 वर्गों में। शायद यह प्रश्न रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं बच्चों, अगर रिपीट भी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे देखिएगा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में। क्लियर है बच्चों? आगे देखिएगा, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो 2020 और 21 में जो है यह पूछा गया। अरे बेदरा वाला प्रश्न है, बेदरा वाला छोटका बच्चा वाला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो याद है बच्चों, मैंने बताया था आप लोगों को, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है, और यह प्रश्न 2020 और 2021 दोनों में पूछा गया है। क्लियर है बच्चों? गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 2022 का यह प्रश्न है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, गुजरात। बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बता सकते हैं आप कहाँ पे है? क्लियर है बच्चों? तो बताइए, टेल में जल्दी जल्दी बताइए। तो याद रखिए, गुजरात में गिर। देखिए कैसे याद करना है, गौ से गुजरात, गौ से गिर, गौ से गुजरात, गौ से गिर, ऐसे करके याद कर लीजिए। गौ से गुजरात, गौ से गिर, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गुजरात में है। 2022 में यह प्रश्न जो है पूछा गया। क्लियर है बच्चों? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, झारखंड। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान याद रख लीजिएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी, उत्तराखंड, यानी याद रखिएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो याद रख लीजिएगा, वह उत्तराखंड में है। क्लियर है? आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक है, धन्वंतरी है, पतंजलि है, सुश्रुत है, कौन सा है? तो याद रखिएगा, चरक। आयुर्वेद के जनक कौन है? तो चरक साहब है। 2021 में यह प्रश्न पूछा गया, 2023 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए, एक साल छोड़ के एक साल के बाद यह प्रश्न जो है दोहरा दिया गया है। क्लियर है बच्चों? आगे, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2023 में यह प्रश्न आया हुआ है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? याद है बच्चों, बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। याद रख लीजिएगा, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? 2023। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बता सकते हैं बच्चों? कमेंट कीजिए, जो जानते हैं कमेंट कीजिए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम। 4 ऑप्शन है आपके पास, विकल्प 4 हैं। बताइए कौन सा लॉक करें, जल्दी बताइए। याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो असम में स्थित है। याद रहेगा। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? इसके ऊपर मैंने हेडिंग भी किया था, मैंने 2 बार 3 बार आपको रिपीट भी किया था। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 2023 में यह प्रश्न जो है पूछा गया है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा, कब हुआ था बच्चों? तो 1952 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। याद रखिएगा, मैं 2 बार 4 बार नहीं 5 बार बोलूंगा ताकि आपको याद हो जाए। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। याद रहेगा बच्चों। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल याद है? यब, जो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता था। याद है बच्चों? मैंने अभी जस्ट बताया था, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में जो है इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में जो है यब नाम का, कौन सा? यब नाम का पौधा पाया जाता है, जिसके छाल से, जिसके पत्ती से, जिसके टहनी से क्या बनाया जाता है? टेक्सोल नाम का रसायन निकाला जाता है, जिसका उपयोग कैंसर के लिए किया जाता है। याद रहेगा बच्चों, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? 2023 में यह प्रश्न आया हुआ है, जिसका उपयोग कैंसर के जो है इलाज में किया जाता है। और विश्व में सबसे अधिक जो यहाँ से कैंसर के दवाई के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह इसी औषधि का प्रयोग किया जाता है, और सबसे अधिक विश्व में यह व्यापार भी किया जाता है, बिकता भी है। याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 2023 में यह प्रश्न पूछा गया। उत्तराखंड, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, गुजरात, केरल और उत्तर प्रदेश, किसमें? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है बच्चों, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में। याद रहेगा बच्चों। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है?
तो सुंदरवन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, डिब्रू सेखोवा, याद रखिएगा, डिब्रू सेखोवा याद रखिएगा। क्लियर है बच्चों? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो डिब्रू सेखोवा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। Q9 का उपयोग होता है 2023 में, यह प्रश्न, Q9 का उपयोग होता है मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में, टीबी में। तो याद रखिएगा, मलेरिया में जो है Q9 का उपयोग किया जाता है। Q9 का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो याद रखिएगा, Q9 का उपयोग जो है वह मलेरिया में किया जाता है। किस में किया जाता है? मलेरिया के इलाज में जो है Q9 का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा बच्चों, 2023 में यह प्रश्न जो है पूछा गया है बच्चों। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत कमेंट कीजिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर एक एक बच्चा कमेंट में, जितना भी ऑब्जेक्टिव मैंने कराया है, ऑब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन नंबर दे करके आपको वहां पे ऑप्शन, यानी कि जो आपको सही लगे उस ऑप्शन पे टिक करना है, बिना देखे पहले ही कमेंट करना है आप सभी को। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? 2025-2024 में यह प्रश्न पूरा पूछा गया है। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? 2025 और 24 में पूछा गया, ओडिशा, याद रहेगा, ओडिशा। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? 2025 और 24 दोनों में लगातार 2 साल पूछा है। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। देखिए 25-24 दोनों में यह प्रश्न जो है दोहराया गया है। क्लियर है? भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? भारत का कितना प्रतिशत भाग जो है वनों से ढका हुआ है? तो याद रहेगा 24.62%, 24.62% जो है भाग वन से जो है क्या है बच्चों? ढका हुआ है, वन से ढका हुआ है। याद रखिएगा, भारत का कितना प्रतिशत भाग जो है वन से ढका है? तो 24.62% भाग जो है वन से ढका हुआ है। क्लियर है? रोहिला, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है, जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? याद रहेगा बच्चों, तो हिमाचल प्रदेश में जो है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है, जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में, याद रख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्लियर है बच्चों? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? 2025 में इसी साल पूछा गया प्रश्न है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? याद रहेगा बच्चों, तो राजस्थान में है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को जो है मान्यता दी गई है? यूनेस्को द्वारा कितने जैव मंडल क्षेत्र को जो है मान्यता दी गई है? याद रहेगा बच्चों, कितने क्षेत्रों को? तब याद है आप लोगों को कितने क्षेत्रों को? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट कीजिए कितने क्षेत्रों में जो है यूनेस्को को जो है मान्यता मिली है। क्लियर है बच्चों? और शायद यह क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूं आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं, और कमेंट में मैं इंतजार करूंगा, मैं कमेंट आपका पढ़ूंगा और इस प्रश्न का उत्तर आप दें। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न पर आ जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्लियर है? कहीं दिक्कत? तो चिपको आंदोलन का वर्णन करें। पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का वर्णन करें। और यह प्रश्न बच्चों देखिए 2015, 17, 18 तीन बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। 15, 17 और 18 तीन बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। चिपको आंदोलन का वर्णन करें। तो 1970-80 के दशक में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में, यानी 70-80 के दशक में, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जनजातियों द्वारा यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, और यहाँ की स्थानीय जनजातियों ने ठेकेदारों को हरे भरे पेड़ पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते हैं और याद रखिएगा उसे घेर लेते हैं। इसी को जो है चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। यह आंदोलन काफी चर्चित आंदोलन रहा और बाद में कई देशों में इसको स्वीकारा भी गया। यानी चिपको आंदोलन मैंने पहले ही जिस समय टॉपिक में पढ़ा रहा था उसी समय चिपको आंदोलन को डिस्क्राइब किया था, उसी समय चिपको आंदोलन के ऊपर मैंने वर्णन किया था। चिपको आंदोलन क्या है? यह सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा को वहाँ का स्थानीय लोगों ने भी साथ दिया था। ठीक है बच्चों, और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। क्लियर?
आगे है मैंग्रोव वन की विशेषता बताएं। तो मैंग्रोव वन की विशेषता 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो मैंग्रोव वन की विशेषताएं निम्न है। ऑक्सीजन के निम्न स्तर के प्रति अनुकूलन, पहला विशेषता। वायुमंडल से पोषक तत्व को ग्रहण करता है, दूसरी विशेषता। नमक का सेवन सीमित करता है, तीसरी विशेषता। पानी के हानि को सीमित करता है, पानी के हानि को क्या करता है बच्चों, सीमित करता है। कहीं दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत है तो बताइए। पर्णपाती वनों, पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखिए। पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखिए। 2022 में यह प्रश्न आया हुआ है। तो पर्णपाती वनों के 4 वृक्षों के नाम इस प्रकार से हैं, जैसे सागवान हो गया, सागौन हो गया, चंदन हो गया, महुआ हो गया, साल हो गया। याद रहेगा? कहीं दिक्कत बुआ, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा, प्रश्न कमेंट कीजिएगा। जैव अपहरण क्या है? तो मैंने बताया था, आप लोगों को याद है, आनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी, ठीक है, कर जीवों को, वनस्पतियों के नस्ल एवं किस्म को विकसित करना जैव अपहरण कहलाता है। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है बच्चों। आनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी कर जीवों और वनस्पतियों के नए नस्ल एवं किस्म को विकसित करना जैव अपहरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? जैव अपहरण कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत तो कमेंट कीजिए। आगे देखिएगा, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन के पर्यावरणीय वर्णन का, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। 2014, 17, 18 में यह प्रश्न पूछा गया। यह क्वेश्चन हो सकता है मोटिव 2021 में जैसे इसी प्रश्न का जो है चेंज करके पूछा। पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए हल्का सा चेंज, लेकिन दोनों का उत्तर सेम ही होगा। वन पृथ्वी की सुरक्षा कवच है। मैंने पहले ही स्लाइड में बताया था, वन क्या है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। यह न केवल संसाधन होता है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। और वन मृदा कटाव को रोकने के साथ ही पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाते हुए जीवनदायी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। और यह भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के साथ साथ वर्षा की उपलब्धता में भी वृद्धि करता है। यानी वन अगर नहीं होगा बच्चों तो वर्षा में भी कमी आएगा, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को इंक्रीज करता है। क्लियर है बच्चों? आगे देखिएगा, वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। तो 2014 में यह प्रश्न, 19 में, 20 में और 22 में। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, वन प्रदेशों के कटने के कारण, यानी वन लगातार कट रहा है। वन के कटने के कारण जो है क्या कहते हैं, वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। दूसरा, वन्य जीवों का आवास छोटा होना, यानी वन कटने से वन्य जीव का आवास छोटा रहे। तीसरा, वन्य जीवों का लगातार शिकार होना। तीसरा याद रखिएगा, लगातार हम अपने आनंद उन्नंद के लिए या विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनका हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनको भी जो है हम लगातार शिकार कर रहे हैं। कृषि में अनेक रसायनों के प्रयोग ने भी कई वन प्राणियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर दिया है। और लगातार कृषि में जो हम लोग खाद रसायन का प्रयोग करते हैं वह भी वन प्राणियों के लिए क्या है बच्चों, खतरा का जो है काम करता है। ठीक है बच्चों? आगे देखिएगा, वन विनाश के 2 मुख्य कारकों का उल्लेख करें। वन विनाश के 2 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। क्लियर है बच्चों? 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। वन विनाश के 2 मुख्य कारण निम्न है। उद्योग एवं ईंधन के लिए लकड़ियों के उपयोग, ठीक है, उद्योग एवं ईंधन के लिए के लकड़ियों के उपयोग के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई वन विनाश का मुख्य कारक है। ठीक है। दूसरा, भोजन, सुरक्षा और आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार भी वन विनाश का एक प्रमुख कारक है। याद रहेगा बच्चों? कहीं दिक्कत, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अब आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। मैं आपको समय देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं शुरू स्लाइड से हर एक स्लाइड को चेंज करूंगा कुछ सेकंड के लिए। आप शुरू से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में अपना नोट्स तैयार कर लें। ध्यान से आप अपना नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों?
तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। गुड नाइट।